हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एथनो आर्कियोलॉजी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक तरीके से जो डिस्कशन करी थी उसके अंदर एक डिबेट चल रही थी कि आर्कियोलॉजिस्ट की जो फील्ड है, जो आर्कियोलॉजी की जो फील्ड है जिसके अंदर आर्कियोलॉजिस्ट काम करते हैं, वो लोग ज़्यादा सुप्रीम है या फिर हिस्टोरियन ज़्यादा सुप्रीम है। आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर अपने नए स्कूल्स और नए ब्रांचेस या फिर नई डिसिप्लिन्स के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बिना आर्कियोलॉजिस्ट के हिस्टोरियंस कुछ भी नहीं है। हिस्टोरियंस को अगर वेरियस इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करनी है, उनको जनरलाइजेशंस बनानी है या फिर कोई थ्योरी प्रपोज करनी है, कोई हाइपोथेसिस पोस्टुलेट करनी है, तो जब तक खुदाई कर कर आर्कियोलॉजिस्ट उसको ज़मीन के अंदर से निकालेंगे नहीं, उसके बेसिस बिना उसके हिस्टोरियंस का कोई भी बेसिस नहीं रह जाता है कि वो उसके ऊपर एक स्टोरी बिल्ड कर सके या फिर हमें किसी भी हिस्टोरिकल ट्रेंड के बारे में वो समझा सकें। अब उसी दिशा में हमारे पास आज की क्लास में एक नया टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, डैट इज़ एथनो आर्कियोलॉजी। एथनो आर्कियोलॉजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस टर्म से रूबरू होना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं एथनोग्राफी। क्या होता है ये एथनोग्राफी? एथनोग्राफी सिंपली दोस्तों एक ऐसी स्टडी है जिसमें जो लिविंग कल्चर्स होते हैं और जो लिविंग कम्युनिटीज़ है आप उसके बारे में स्टडी करते हो। बेसिकली आप यहाँ पर जो भी कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़ के साथ एसोसिएटेड जो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक फूड, कस्टम्स, रिचुअल्स, वेरियस प्रैक्टिसेस, इन सब के बारे में स्टडी करते हो। इन सब के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू स्टडी ऑफ लिविंग कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़, वो है लोगों का प्रोफेशन। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कल्चर से जुड़े हुए लोगों का जो प्रोफेशन है, जब आप उसके बारे में स्टडी करते हो तो ये सारे एस्पेक्ट्स मिलकर एथनोग्राफी की स्टडी कहलाते हैं। अब अगर हम इसी टर्म को एक्सटेंड करके एक नया टर्म बोलें, डैट इज एथनो आर्कियोलॉजी, तो यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने समय के अंदर जो भी कम्युनिटीज़ रह रही थी, सोसाइटीज़ रह रही थी, उनके जो भी कल्चर थे, पुराने ज़माने के अंदर लोग इन सारी चीज़ों का कैसे पालन करते थे या फिर अपनी सोसाइटी को कैसे एक अपर एज की तरफ लेकर जाते थे, या फिर एक कम्युनिटी या फिर एक सोसाइटी के लोग दूसरी कम्युनिटी एंड सोसाइटीज़ के लोगों से कैसे अलग थे विद रिस्पेक्ट टू देयर फूड्स, ड्रेसिंग स्टाइल, कस्टम्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस एंड पर्टिकुलरली जिस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि जो हमारा मेन फोकस है वो है प्रोफेशन। ठीक है, तो एथनो आर्कियोलॉजी स्टडी करता है लिविंग कम्युनिटीज़ के बिहेवियर को और उनकी प्रैक्टिसेस को, ताकि हम ये इंटरप्रेट कर सकें पुराने ज़माने के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनसे हमें जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिले हैं, तो हम ये पता लगा सकें कि पुराने ज़माने के अंदर, चाहे वो किसी भी हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम की बात हो, वेरियस आर्टिफैक्ट्स जो हमें मिले हैं वो हमें क्या बताते हैं एक कम्युनिटी के बारे में, कि वो किस प्रकार का खाना पीना करते थे, पहनावा उनका क्या था, वो अलग अलग प्रकार से रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करते थे, उसके तहत वो क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करते थे और उनका प्रोफेशन क्या था अर्लियर हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम के अंदर। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अब उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगेन एक डिबेट जो आपको देखने को मिलेगी, जो कि इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर एक हिडन डिबेट है, कि लोगों ने हमेशा से जो भी प्रोफेशन अपनाए हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने प्रैक्टिस करी हैं, या फिर आप उसको ऐसा भी कह सकते हो कि पास्ट में लोगों ने जो भी इन्वेंशंस करी हैं या अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए जो भी फाइंडिंग्स उन्होंने करी हैं, कितनी भी पुरानी वो एंशिएंट कम्युनिटीज़ हों या सोसाइटीज़ हों या उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है ह्यूमंस की स्किल्स के साथ उनकी साइकोलॉजी को या साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट को, और उसी के साथ इससे जुड़ी हुई इंसानों ने क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इजाद करी, ताकि वो अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत वाली बना सकें, कंफर्टेबल बना सकें। ठीक है, तो हम ये वाली बातें करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम जो भी बातें करने वाले हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्पेसिफिक होने वाली हैं।
राइटर हमें शुरू में यहाँ पर ये बताते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट शुरू से ही एक ऐसा रीजन, एक ऐसा इलाका रहा है जहाँ पर बड़े सारे ट्रेडिशनल फीचर्स और मेथड्स सरवाइव जो पुराने ज़माने के अंदर करते थे वो आज तक वहाँ से खिंचे चले आ रहे हैं और आज भी उनके रूप, उनके स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आज के समय में भले ही एग्रीकल्चर की फील्ड में बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हों, लाइक ट्रैक्टर्स या फिर आप कह लो ट्यूबवेल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बातें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम पुराने ज़माने की तरफ देखते हैं और जब हम बात करते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ की, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि इंसान जो हैं वो बड़े सारे एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे और हैंडमेड टूल्स का इस्तेमाल करते थे खेती बाड़ी को प्रैक्टिस करने के लिए। और आज भी अगर आप भारत के अंदर खेती बाड़ी की परिस्थिति को देखोगे तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स कैन नॉट अफोर्ड दीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो कि उनकी एग्रीकल्चर को काफ़ी ईजी बना सकता है, लेकिन वो यूज़ नहीं करते हैं इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह को। आप चाहे उनकी अफोर्डेबिलिटी कह लो या फिर कोई भी चीज़ कह लो, वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ पर जो कि हैंडमेड टूल्स वगैरह होते हैं, लाइक जैसे आप पुराने ज़माने के अंदर एनिमल्स के ऊपर कोई टूल्स बनते हुए देखते थे जिससे जो पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो खेतों को जोता करते थे, ठीक है, वो परंपरा आज भी चली हुई आ रही है। सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री की जो प्रैक्टिसेस हैं, घरों को बनाने की जो तकनीक है, और लोग आज के समय में वेरियस जो क्लोथ्स पहनते हैं, जो उनका पहनावा है और जिस प्रकार से जो खाना खाते हैं, ये परंपरागत रूप से एक परंपरा के अनुसार पुराने ज़माने से खिंची हुई जो चीज़ें हैं वो आज भी हमारी सोसाइटी की रियलिटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अब अगर एक केस स्टडी की तरफ अगर हम लोग देखें, हम बात करते हैं मॉडर्न क्राफ्ट पर्सन्स की, ठीक है। आज के ज़माने के अंदर ऐसे लोग जो कि कोई ना कोई क्राफ्ट का सामान बना रहे हैं। हम यहाँ पर याद रखना कि पहले हम आधुनिक बात करने वाले हैं, मॉडर्न बात करने वाले हैं इन क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में। राइटर हमें यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आपको पुराने ज़माने के अंदर अगर ये देखना है या फिर ये चीज़ें सीखनी है, समझनी है कि पुराने ज़माने के अंदर जो रहने वाले जो लोग थे वो वेरियस चीज़ों के अंदर उनकी जो क्राफ्टिंग स्किल्स थी वो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन को कैसे प्राप्त करते थे, या फिर वो चीज़ें वो बनाते ही क्यों थे, या फिर बनाते थे तो किस प्रकार से बनाते थे, उसकी झलक आप मॉडर्न क्राफ्ट पर्सन कम्युनिटी से देख सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि हम मॉडर्न क्राफ्ट पर्सन्स की तरफ क्यों जाएं? पास्ट के लोग तो अलग तरीके से काम करते होंगे ना। यस, यहाँ पर राइटर एक चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे अभी आगे चलकर, जैसे आप डिस्कशन में आगे बढ़ोगे, कि ट्रेंड जो हैं वो पास्ट से लेकर हमारे प्रेजेंट तक ज़रूर उनके अंदर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, ऊपर नीचे ट्रेंड होता हुआ है, लेकिन ये चीज़ें एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक आज तक वैसी ही खिंची चली आ रही हैं। तो हम ये मानते हैं कि आज के ज़माने के अंदर भारत के अलग अलग कोनों के अंदर या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसके अंदर भारत और भारत से जुड़ी हुई जो आसपास हमारी जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनके अंदर क्राफ्ट पर्सन जो भी तकनीक को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी पास्ट जनरेशन से बोरोड करी गई लेगेसी है। और अगर हम उसी पास्ट को, उनकी लेगेसी को परंपरागत रूप से अगर खींचने की कोशिश करें इतिहास के पन्नों में जाकर, तो कभी ना कभी वो चीज़, वो स्किल्स जो है वो स्टार्ट करी गई होगी। इतिहास का कोई तो ऐसा मोड़ आया होगा ना, कोई तो ऐसा वक्त या ज़माना होगा जहाँ पर वो चीज़ बनना या फिर इंसानों ने उसका निर्माण करना शुरू करा होगा। तो वो चीज़ जनरेशन बाय जनरेशन, जब उनके एंसेस्टर्स उनको वो परंपरागत रूप से वो स्किल सिखाते चले गए, वो आज भी एक बोरोड लेगेसी की फॉर्म में इन क्राफ्ट पर्सन्स के हाथ में वो स्किल है। तो अगर हमें पास्ट में क्राफ्ट पर्सन्स किस तरीके से काम करा करते थे, अगर हमें इस चीज़ को पता लगाना है, तो मॉडर्न क्राफ्ट पर्सन्स की टेक्निक्स को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं पास्ट के क्राफ्ट पर्सन्स की स्किल्स का आइडिया लेने के लिए। मॉडर्न क्राफ्ट पर्सन्स, राइटर जैसा कह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक इम्पॉर्टेंट गाइड की तरह काम करते हैं उनकी स्किल्स स्पेसिफिकली। अगर हम ऐसे तौर तरीकों को समझना चाहते हैं कि जो एंशियंट क्राफ्ट पर्सन्स हैं वो कोई भी जो सामान वगैरह बनाते होंगे, चाहे वो पॉटरी का सामान है या फिर कोई बीड्स का सामान है, कोई स्टोन वर्क है उनका,
तो वो कैसे बनाते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये आ जाता है टेक्नोलॉजी का रोल। और टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है लोगों की इन्वेंशंस के साथ, उनकी क्रिएटिविटी के साथ। तो टेक्नोलॉजी जो है इट इन्वॉल्व्स मच मोर देन द टेक्निक्स जो कि यूज़ करी जाती थी पुराने ज़माने के लोगों के द्वारा वेरियस अवशेषों को बनाने के लिए, आर्टिफैक्ट्स को बनाने के लिए, जो कि अवशेष की फॉर्म में आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं खुदाई करने के बाद। अब इसके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि हम सबसे पहले तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन या पूरा का पूरा जो सामाजिक सेटअप था उसको पता लगाने की कोशिश करें, क्राफ्ट पर्सनस की पुराने ज़माने से जुड़ी हुई उनके कस्टम्स, उनकी बिलीफ के बारे में, और जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वो यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल हमें आइडिया ये मिल जाता है अगर हम मॉडर्न क्राफ्ट पर्सनस के बारे में स्टडी करें और पास के ट्रेंड को फिर उससे एक स्टोरी मेकिंग के थ्रू या जर्नलाइजेशन के थ्रू या फिर एक थ्योरी को पोस्टुलेट करते हुए या फिर एक हाइपोथेसिस को इजाद करते हुए हमें ये पता लगता है कि जो पुराने ज़माने से लेकर अभी तक जो गुड्स हैं उनकी मार्केटिंग कैसे होती थी, रिलेशनशिप क्या था पुराने ज़माने के अंदर क्राफ्ट पर्सनस का और ट्रेडर्स का, एंड ऑल्सो बिटवीन क्राफ्ट पर्सनस एंड कस्टमर्स। कस्टमर्स की अलग अलग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट शुरू से ही रहा करती होंगी, चाहे भले ही जिस ज़माने के अंदर मनी इन्वेंट हो गया था या फिर बार्टर एक्सचेंज हुआ करता था, हर किसी की एक अपनी अलग रिक्वायरमेंट रहती है बीइंग अ कस्टमर। क्राफ्ट पर्सनस उसको किस तरीके से फुलफिल करा करते थे। अभी यहाँ पर हम इसके लिए केस स्टडी भी जानेंगे। वेरियस अलग अलग स्टाइल की पॉटरीज जो कि गुजरात के 2 गांव में आज भी चलती हैं, और अगर हम इतिहास के पन्नों की तरफ मुड़कर देखें तो ये जो पॉटरीज हैं जो गुजरात के 2 गांव में हमें देखने को मिलती हैं पॉटरी की स्टाइल्स, वन नेम ऑफ द विलेज इज गुंडियाली एंड दूसरे गांव का नाम है लोदई। तो गुंडियाली और लोदई गांव के अंदर जो कि रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर 2 गांव हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पर आज भी जो क्राफ्ट पर्सन है वो वैसे ही पॉटरीज बनाते हैं जैसे वो पुराने ज़माने के अंदर बनाया करते थे। ठीक है, चाहे आप इतिहास के पन्नों को कितना भी खींच लो, वो पॉटरीज के अंदर 19-20 का फ़र्क ज़रूर आया है, लेकिन वो आज तक उनका परंपरागत रूप से वैसे ही पूरा चाल चलन चला आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉटरी मेकिंग। एथनो आर्कियोलॉजी की फील्ड हमें हेल्प करती है कि इस तरीके के सवालों के जवाब हमारे सामने कंफर्टेबली हम ला सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर दूसरी केस स्टडी की बात करें तो जैसा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कस करते हुए फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में मैंने आपको एक लाल कलर के पत्थर के बारे में बताया था जिसको हम कहते हैं कार्नीलियन। कार्नीलियन से बीड्स बनाई जाती थी। तो कार्नीलियन के बीड मेकिंग प्रोफेशन को या इसके ट्रेडिशन को अगर हम समझें तो ये आज भी एग्जिस्ट करता है गुजरात के खंबत इलाके में, जिसको हम गल्फ ऑफ खंबत भी बोलते हैं। तो अगर हम मॉडर्न बीड मेकिंग के प्रोसेसेस को या टेक्निक्स को अगर हम समझें तो हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इंसाइट्स एंड क्लूज मिल सकते हैं कि हड़प्पा के टाइम में जो ये कार्नीलियन बीड्स बनाए जाते थे वो हड़प्पन्स कैसे बनाते होंगे, क्योंकि ये जो गुजरात के अंदर गल्फ ऑफ खंबत के अंदर ये कार्नीलियन बीड्स है, ये जो पूरी की पूरी जो माला बनती है या फिर अलग अलग प्रकार के बीड्स बनाए जाते हैं उनको पॉलिश करा जाता है, ये ऐसे ही हवा में टेक्निक नहीं आ गई कि एक जनरेशन ने सोचा कि हमें बीड मेकिंग के प्रोफेशन में घुसना है एंड वी नीड टू डील स्पेसिफिकली विद द स्टोन ऑफ कार्निनियल विच इज़ अ रेड सेंड स्टोन। तो ये ऐसे ही नहीं है कि लोगों का मन करा और एकदम से वो इस काम धंधे के अंदर कूद पड़े। ये जो उनका प्रोफेशन था कार्निलियन बीड मेकिंग का, जो कि गुजरात के अंदर खंबत, गुजरात में जो खंबत जगह है गल्फ ऑफ खंबत, वहाँ पर रहने वाले लोग परंपरागत रूप से अपने एंसेस्टर से बोरो करी गई लेगेसी के अनुसार अपनी स्किल्स को नर्चर करते हुए आए हैं, नरिश करते हुए आए हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए आए हैं, और वो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। उनका हाथ उस चीज़ में बहुत ज़्यादा साफ है। तो ये कहीं ना कहीं पास्ट की बोरोड लेगेसी है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हड़प्पन्स की जो स्किल थी वहीं के जो एंसेस्टर्स हैं आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाते बढ़ाते वो आज गुजरात के गल्फ ऑफ खंबत में रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं उनके हाथों में ये कार्निलियन बीड मेकिंग की स्किल्स, मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स थमा कर गए हैं। ठीक है, तो इससे हमें हड़प्पन बीड मेकिंग का पूरा स्टाइल, उनकी टेक्निक्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल, ये सब कुछ हमें समझ में आ सकता है। और हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो बीड मेकर्स की है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सोसाइटी है, ये एक कम्युनिटी है, यहाँ पर कुछ गिने चुने जो लोग हैं वो एक ही पर्टिकुलर प्रोफेशन को फॉलो करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल बड़े सारे इंडिया के इलाकों के अंदर आप ये देखोगे कि परंपरागत रूप से कई लोग जो हैं वो लेदर मेकिंग का काम करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मटके बनाते हैं,
कुछ लोग जो हैं वो गोल्ड का काम करते हैं, ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग, और उनकी कम्युनिटीज़ जो हैं उनके सरनेम को देखते हुए आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि वो पास्ट अपने एंसेस्टर्स की बोरोड लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो वो इतने फेमस होते हैं एक पर्टिकुलर इलाके में कि उनके सरनेम को अगर आप देख लो, नाम के बाद जो उनका सरनेम है, तो आपको पता लग जाएगा कि इनका एंशिएंट प्रोफेशन खानदानी रूप से क्या जुड़ा हुआ हो सकता होगा। आज के ज़माने में भले वो चेंज हो गया 21st सेंचुरी के अंदर, लेकिन एक खानदानी जो परंपरागत रूप से एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ जो एसोसिएटेड होती हैं वो आज भी हमारे भारत के अंदर बड़े सारे इलाकों के अंदर देखने को मिलती हैं। आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर कम्युनिटीज़ के बारे में नहीं जानना चाहते हो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। आगरा के अंदर आपको देखने को मिलता है वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ ताजमहल। अब ताजमहल के अंदर जो उसका ये जो जाली वर्क होता है ना खिड़कियों का, जो हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर ये जो मार्बल्स के ऐसे ऐसे करके जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं पूरी की पूरी, इसका ये जो प्रॉपर तरीके से जो जाली वर्क है हमें जो ताजमहल के अंदर ये जो देखने को मिलता है, तो ये जो प्रॉपर जाली वर्क है इसको कुछ कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वही बनाते हैं। ताजमहल की जब भी मरम्मत करनी होती है ना, तो इस प्रकार का जाली वर्क जो होता है मार्बल का, जो स्टोन कट्स कर करके या फिर मार्बल को कट कर इस तरीके का जो पैटर्न बनाना होता है, वो आज भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही बनाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप बड़े सारे बैंगल्स की बात करो, चूड़ियों का जो काम है, फिर चाहे आप चले जाओ राजस्थान के इलाके की तरफ या फिर कहीं पर भी, तो वहाँ पर वो परंपरागत रूप से कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं वो बना रही हैं आज भी। तो उन कम्युनिटीज़ का अगर आप सरनेम देखोगे तो लोग वैसे ही बता देंगे जो उस जगह से उस इलाके से बिलोंग करते होंगे कि हाँ, इनका जो पुश्तैनी काम होगा, जो ख़ानदानी काम होगा, वो चूड़ियों का काम है, वो लेदर का काम है, वो मटके बनाने का काम है, वो गोल्ड का काम है, ज्वेलरी का काम है इनका। तो इस तरीके से जो आज की जो कम्युनिटीज़ ये पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रही हैं, हम उनसे एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि पास्ट के ज़माने के अंदर जब ये जो काम होता होगा तो ये कैसे होता होगा, ठीक है। जैसे हम हिस्ट्री में अक्सर पढ़ते हैं, जो गिल्ड्स होते थे वो ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, ग्रुप्स होते थे लोगों के, जो कि काफ़ी अमीर होते थे, जिसके अंदर ट्रेडर्स भी होते थे, मर्चेंट्स भी होते थे, गोल्ड स्मिथ होते थे, ये काफ़ी अमीर लोग थे। तो ये आगे चलकर हमने जैसे पूनम दलाल दहिया के अंदर डिस्कस करा था, समटाइम्स इन हिस्ट्री वी फाइंड देयर रोल दैट दे एक्टेड एज बैंकर्स ऑल्सो, ये लोन वगैरह भी देते थे, ठीक है। और उसके अलावा जब कोई भी टेम्पल्स वगैरह का निर्माण होता था या फिर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज या जैना मोनेस्ट्रीज जो है वो बनती थी, उसके अंदर एक तरीके से दान पुण्य करने का काम जो है, अपने पैसे को दान देना ताकि ये टेम्पल्स वगैरह और अच्छे से बन सके, वहाँ पर दरवाज़ा लगवा देना, या मोनेस्ट्रीज के अंदर एक पूरे के पूरे केव को कट कर कर रॉक कट आर्किटेक्चर की फॉर्म में उसको बनवा देना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दान पुण्य दिया करते थे। दे यूज टू डोनेट सम अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड देयर प्रीशियस मनी फॉर सच एक्टिविटीज़। तो आज के समय में अगर हम ऐसी कमिटीज़ की तरफ रिफ्लेक्शन अपनी देखें, तो हमें जो कमिटीज़ देखने को मिलती हैं विच डील्स इन गोल्ड एंड दे आर रिच कमिटीज़, दे आर मारवाड़ी कम्युनिटी, जिसके ट्रेसेस ऐसा नहीं है कि 21st सेंचुरी 20th या 18th सेंचुरी के अंदर जुड़े हुए हैं। ये जो मारवाड़ी कम्युनिटी है, इनके जो ट्रेसेस हैं ये हमें जो एंशिएंट ज़माने के अंदर जो गिल्ड कम्युनिटीज़ हुआ करती थी उसके साथ एसोसिएटेड प्रोफेशंस हैं। काफ़ी लोग तो ये भी बोलते हैं उसके साथ एसोसिएटेड प्रोफेशंस के अलावा दैट दोज गिल्ड्स एंड गिल्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एंशिएंट पास्ट आर बेसिकली आर रिफ्लेक्शन ऑफ मारवाड़ी कम्युनिटी ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद राइटर दोस्तों हमें यहाँ पर एक एनालिसिस और देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एथनो आर्कियोलॉजी है, जो हिस्ट्री के अंदर बड़ी सारी चीज़ों को समझने के लिए, जहाँ पर हिस्ट्री इतिहास के पन्ने चुप हो जाते हैं और जहाँ पर एक गैप आ जाता है, उन गैप को फिल करने का काम करती है ताकि हम ट्रेंड्स को बेसिकली ड्रॉ कर सकें, चीज़ें के बारे में हम समझ सकें कि अगर पुराने ज़माने के अंदर जो मटका या जो घड़ा होता था, अगर वो इस प्रकार की शेप का होता था तो वो आज भी हमें ऐसे ही देखने को मिलता है।
ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। अगर हम उस रीज़न को फाइंड आउट करने चलें तो हमें सबसे पहले ट्रेंड की खोज करनी होगी, ठीक है। और वो ऐसा ट्रेंड जो कि एंशियंट टाइम से जुड़ा हुआ है, मेडिवल टाइम तक वो पहुंचा, और मॉडर्न ज़माने से लेकर कंटेम्प्ररी ज़माने तक, मॉडर्न टाइम से लेकर कंटेम्प्ररी टाइम तक वो कैसे एक प्रकार से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक खिंचा चला हुआ आ रहा है एक वो ट्रेंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एथनो आर्कियोलॉजी की फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट की बड़ी ज़्यादा मदद करती है जब आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत बार इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करनी होती हैं, किसी चीज़ के बारे में जनरलाइजेशंस ड्रॉ करनी होती हैं, फिर हाइपोथेसिस अपनी देनी होती है, अपने ओपिनियंस फॉर्म करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, कि विमेन का रोल क्या है इन सब्सिस्टेंस एंड क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन द अर्लियर टाइम्स। जैसा कि हम बात कर रहे थे, अगर हम बहुत पुराने ज़माने के अंदर बात करें, फॉर एग्जांपल हंटर गैदरर्स वाले जो ज़माने चलते थे इतिहास के पन्नों में, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो मैन हैं वो हंट करने जाते होंगे, ठीक है, और जो विमेन हैं वो अपने बच्चों का ख्याल रखा करती होंगी, और उसी के साथ बच्चे और औरत मिलकर फ्री टाइम में जो बड़े सारे जो केव्स हुआ करते थे उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपनी जो ड्राइंग्स हैं वो करा करते होंगे, लाइक एनिमल्स की ड्राइंग, ठीक है, या कोई उनको एक पैटर्न बनाना है, कोई भी एक नक्काशी उनको बनानी है, तो उस चीज़ को वो अच्छे से बखूबी तरीके से करा करते होंगे। स्टडीज़ अगर हम करें मॉडर्न कम्युनिटीज़ की, जो हंटर गैदरिंग सोसाइटीज़ हैं या जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, इनकी भी मॉडर्न स्टडी करते हुए इन कम्युनिटीज़ की या फिर इन प्रोफेशंस को प्रैक्टिस करने वाले लोगों की, तो हमें इससे ये हिंट मिल सकती है कि अलग अलग लोगों के ज़िंदगी को जीवन चलाने का जो तरीका था वो पास्ट में किस तरीके से लोग चलाते थे, और सिमिलर सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ जो हम इन प्रेजेंट हंटर गैदरर्स या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की कम्युनिटीज़ की देखते हैं, तो इससे हम पास्ट का एक बखूबी तरीके से एक आइडिया ले सकते हैं। अब ऐसी जो स्टडीज़ हैं हमें ये पॉइंट आउट करती हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसा नहीं था कि कम्प्लीटली आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ ही थी। कहने का मतलब ये राइटर का कि हमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में स्टडी कर हमेशा ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि सारी की सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो थी वो फॉरेस्ट रीजन्स में ही रहा करती होंगी, कभी उनका किसी और से कॉन्टैक्ट नहीं रहा करता होगा। हमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देखने को मिलती है, दे ऑल्सो हैव हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंट लिंक। कौन? दे किसको कहा जा रहा है यहाँ पर? ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कहा जा रहा है, कि जिस तरीके से लोग अपना फूड ऑब्टेन करते थे एंड देयर आइडेंटिटी एज अ कम्युनिटी, ठीक है, लोगों की आइडेंटिटी, जो भी वो काम धंधा करते हैं, जिस भी रीजन में वो रहते हैं, वो तो उसके साथ एसोसिएटेड होती है, ये तो हमें पता है। फिर चाहे हम गिल्ड्स की बात करें, मर्चेंट्स की बात करें, या फिर हम गोल्ड स्मिथ, कॉपर स्मिथ की बात करें, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करें, चमड़े बनाने वाले लोगों की बात करें, घड़े बनाने वाले लोगों की बात करें, ये सारे लोग अपनी कम्युनिटी के अनुसार अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते थे, एंड द ओनली लिंक जो कि सर्व करता था इस चीज़ में, डैट वॉज देयर प्रोफेशन। वो जो काम धंधा करते थे उसके अनुसार उनकी जान पहचान होती थी, उनकी पहचान बनती थी, उनकी आइडेंटिटी बनती थी। अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ के एग्जाम्पल को यहाँ पर समझें तो राइटर यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ को स्टडी करें फ्रॉम द लेंस ऑफ एथनो आर्कियोलॉजी, तो हमें ये पता लगता है कि लोग अलग अलग जगह पर जो रहते थे, और अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उसके अंदर शामिल करें तो वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते थे, खाने की प्राप्ति वो लोग कैसे करते थे, ठीक है। जो फिशिंग कम्युनिटीज़ हैं वो समुद्र के आसपास जीव जंतु को मारकर अपना खाना और भोजन को प्राप्त करेंगे। ट्राइबल कम्युनिटीज़ आप जानते हो कि दे कलेक्टेड बेसिकली फूड, ठीक है, या फिर कभी कभार जो लकड़ियाँ हैं वो कलेक्ट कर ली फायरवुड के लिए, लकड़ी को जलाने के लिए, जिसको हमने देखा था कि एक रुकावट भी आई थी आगे चलकर 19th एंड 20th सेंचुरी के अंदर, जब ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने बड़े सारे ऐसे रिस्ट्रिक्टेड लॉज बनाए थे जिससे ट्राइबल कम्युनिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करा गया था कि वो इन जंगलों में नहीं जा सकते, अपने फूड, फायरवुड या वेरियस चीज़ों को, वो हर्ब्स, श्रब्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेरीज वगैरह को जो कलेक्ट करने जाते थे, जिसके ऊपर वो पूरी तरीके से निर्भर हुआ करते थे अपने जीवन को चलाने के लिए। तो एथनो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं, राइटर हमें यहाँ पर एक वार्निंग के लिए कह रहे हैं कि हमें इसको कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी की संभावना होती है। हम हर एक चीज़ फुल
प्रूफ के साथ, कंक्लूजन के साथ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर हमें आर्कियोलॉजिकल डेटा मिलता है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके कुछ निकाला, हमें वो चीज़ें हमारे सामने आँखों से देखने को मिल रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं यस, पुराने ज़माने के जो लोग हैं, जैसे ये हड़प्पा के ज़माने की कालीनियन बीड्स की इमेजेस हैं, तो हम कह सकते हैं कि यस, अब जब ये मिली हैं हमें हड़प्पा के ज़माने से उस पर्टिकुलर साइट से, तो हम कह सकते हैं कि यस, हड़प्पन्स वर फेमिलियर विद द कार्निनियन स्टोन, जो कि एक रेड सैंडस्टोन हुआ करता था, उससे वो रूबरू थे। उसके अलावा वो इन बीड्स का इस्तेमाल करके बीड्स की स्ट्रिंग, जिस प्रकार से एक गार्लैंड होती है फूलों की माला, उस प्रकार की माला वगैरह बनाना जानते थे, जो कि हम कह सकते हैं कि उसको टाई करा करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके आसपास छेद देखने को मिलते हैं, इन सब में होल्स हैं। एंड दे वर ऑल्सो फेमिलियर विद वेरियस शेप्स लाइक स्फेरिकल शेप या फिर रॉड लाइक शेप। उसके अलावा सिलेंड्रिकल शेप। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आंखों से देख के ही एक इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं अगर हम इस तरीके के आर्कियोलॉजिकल डेटा को देखें। लेकिन राइटर आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सब ज़्यादातर चीज़ें जो फिर इसके बाद हम एक स्टोरी बिल्ड कर लेते हैं, एंड पर्टिकुलरली जो हिस्टोरियंस कभी कभार एग्जैजरेटेड वे में बातें करने लग जाते हैं, वो ज़्यादातर हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ हो। ये भी हो सकता है कि वो सारी बातें ठीक हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पॉसिबिलिटीज़ हो। कंक्लूसिव वे में हम बियॉन्ड द आर्कियोलॉजिकल डेटा बात नहीं कर सकते हैं, ऐसा राइटर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको चीज़ें मिली हैं, आप आंखों से जो उसको देख रहे हो, समझ रहे हो, मोड़ मोड़ कर उसको गहराई से देख रहे हो, अपनी आंखों के पास लाकर देख रहे हो, ट्यूबलाइट के नीचे देख रहे हो, सूरज की किरणों के नीचे देख रहे हो, तो आपको पता लगता है कि हाँ, इसका टेक्सचर कैसा है, ये शाइनिंग सरफेस का था कि नहीं था, इसके अंदर छेद है क्या है, वो उससे माला बनाते थे, और उसके बेसिस पर आप स्टोरीज को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आप कंक्लूसिव वे में नहीं कह सकते हो कि ऐसा ऐसा हुआ करता होगा अगर आप स्टोरी बिल्ड कर रहे हो या फिर किसी चीज़ के पीछे कोई हाइपोथेसिस या कोई थ्योरी को प्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, राइटर हमें शुरू में बता रहे थे ना कि अगर हमें पास्ट के जो लोग थे उनके अगर प्रोफेशन वगैरह को जानना है, तो प्रेजेंट कम्युनिटीज़ जो कि सेम तरीके के प्रोफेशन को फॉलो करती हैं, अगर हम उनके प्रोफेशन को जान लें तो पास्ट के प्रोफेशंस के बारे में हम काफ़ी ईजी तरीके से जान सकते हैं। लेकिन वहीं पर इसके साथ राइटर हमें ये भी कह रहे हैं कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिफरेंसेस शुरू से ही एग्जिस्ट करते थे बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टेक्स्ट। आज के ज़माने के अंदर जो चीज़ें हैं 100% वो वैसे नहीं चला करती होंगी जैसे पास्ट में लोग उनको चलाते थे, उन प्रोफेशंस को कैरी आउट करते थे, या जो भी स्किल्स उनकी थी विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या फिर जिस प्रकार से ट्रेड होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। ये तो हमें भी पता है कि 19-20 का फ़र्क तो होता ही होता है हर एक चीज़ में, अगर हम पास्ट और प्रेजेंट के पैरेलल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।